हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 7 जुलाई को जो हमारा होने वाला है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में 2011 में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई उसमें मैंने 15 क्वेश्चंस कराए हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अब मैं आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन जो इसके रह गए थे वही मैं इसमें 15 क्वेश्चन कराऊँगी। तो चलिए स्टार्ट। देखिए, अगर आप लोगों ने क्या है 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी PYQs एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी मैं क्वेश्चंस आप लोगों के कराऊंगी, एग्ज़ाम तक करा दूंगी। तो अगर आप लोगों ने ये अच्छे से कर लिए तो आप लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो सीटेट में क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब रिपीट ही क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो हमारा 2011 में एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहे हैं कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती। कृतिका क्या है, एक लड़की है जो अक्सर क्या करती, ज़्यादा बात नहीं करती। कहाँ नहीं करती, अपने घर पर, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। तो ये क्या दर्शाता है, तो ये जो दर्शाता है, ये दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो ये कृतिका जो होती है वो घर पर ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन क्या करती, जब विद्यालय में जाती तो खूब सारी बातें करती। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है जो उसके विचार हैं, जो उनके थॉट्स हैं, विचार हैं, उनको विद्यालय में क्या मिलती है, मान्यता मिलती है। इसलिए वो विचार जो है वो स्कूल में ज़्यादा बात करना पसंद करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, आप टीचर हैं या हम टीचर हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने जो अभी हमारे स्टूडेंट हैं उनकी क्षमताओं को, क्या उनकी क्षमता है, उनको समझने का प्रयास करेंगे। क्या उनकी क्षमता, क्या कैपेसिटी है उनकी, उनकी क्षमताओं को समझने का हम क्या करेंगे, प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है। तो कौन सा क्षेत्र जो है इस उद्देश्य से संबंधित है, तो कौन सा क्षेत्र है, वो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है। देखिए, एक टीचर ऐसे तो बच्चे के बारे में नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर उसने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा होगा तो वो बच्चे को अच्छे से समझ सकता है कि बच्चे में क्या क्या मतलब इम्प्रूवमेंट होता है, कैसे हम उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या हमें शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से बच्चे के लिए किस तरीके का शिक्षण विधि हमें यूज़ करना चाहिए। तो इसमें क्या करें कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या करते हैं, बच्चे की कैसी कैसी कंडीशंस बदलती हैं शैक्षिक परिस्थितियों में, बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। तो हमारा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। देखिए, सब कभी किसके जोर कर सकता है, एक शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान। अगर एक शिक्षक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान उसने पढ़ा है तो वो अच्छे तरीके से बच्चे में सुधार भी कर सकता है, ठीक है, उनकी क्षमताओं को समझ सकता है कि क्या क्या उन्हें नीड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होती है, हमारी मोटिवेशन होता है। तो सीखने के प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा क्या करती है, वो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। देखिए, जब आपके अंदर अभिप्रेरणा होगी तभी आप सीखेंगे। अगर आपके अंदर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन नहीं होगा, मोटिवेशन क्या होता है, जब हम किसी को देखते हैं तब हम मोटिवेट होते हैं। तो जब मोटिवेशन होगा तभी हम सीखने के प्रति, हमारे अंदर रुचि का विकास होगा और तभी हम सीख पाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि कोई डॉक्टर है, तो आपने देखा कि मतलब वो डॉक्टर है तो हम भी डॉक्टर बनेंगे, तो आप क्या उसको देख के सीख रहे, उसको देख के क्या हुए, अभिप्रेरित हुए। जब आप अभिप्रेरित हुए तो आपके अंदर जो व्यवहार हुआ कि मतलब हम सीखेंगे। तो यही कह रहे हैं कि सीखना, जब शिक्षार्थी में जो होता है अभिप्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन हुआ तो मोटिवेट हुए, तो उसके अंदर उसके बाद क्या होगी, आप में सीखने के प्रति क्या होता है, रुचि का विकास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, यानी अगर हम बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, कह रहे हैं कि पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करता है। जो पाठ्यचर्या शब्द है वो किसकी ओर संकेत करता है, तो पाठ्यचर्या शब्द जो है वो किसकी ओर संकेत करता है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, यानी जो भी विद्यालय है हमारा स्कूल है उसमें जो संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बच्चे जो होते हैं डेली कुछ ना कुछ क्या करते हैं, स्कूल में स्कूल के विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
20 है यहाँ पे कहने कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो कहने कि निचली कक्षाओं में जैसे कि छोटी कक्षाएं होती हैं तो उसमें जो शिक्षण की खेल पद्धति होती है, जो शिक्षण पढ़ाने जो हम टीचिंग करते हैं उसको किस में देते हैं, खेल पद्धति में। तो मूल रूप से आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो शिक्षण की खेल पद्धति जो आधारित है वो हमारी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। किस पर है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें क्या होता है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद करने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्या को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। यानी कि बच्चे जो होते हैं सामान्य तरीके से बड़े बच्चों की तरह नहीं सीख पाते हैं, बल्कि धीरे धीरे सीखते हैं। तो उनके जो होते हैं स्तर जो होता है वो सामान्य होता है, एक नॉर्मल तरीके से सीखते हैं। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से से विकास एवं पद्धति के वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहे हैं कि एक बच्चा अतीत की सामान्य परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति, कह रहे हैं कि एक बच्चा, यहाँ पे एक बच्चा है जो अतीत यानी कि जो पास्ट की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर क्या करता है, नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यानी कि जो उसने पास्ट में कुछ स्थिति आई थी, कंडीशन आई थी, उन्हीं के आधार पर क्या करता है, एक नई कोई कंडीशन, देखिए कोई प्रॉब्लम आई, पहले आई, ठीक है, आपने उसका समाधान कर लिया, वही प्रॉब्लम फिर उसी से मिलती जुलती नई प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करेंगे, जो आपने उसके में समाधान किया था वही आप क्या करेंगे, उसका यूज़ करेंगे, वह उसी तरीके से अनुक्रिया करेंगे। तो कह रहे हैं कि अनुक्रिया करता है, तो बच्चा क्या करता है, अनुक्रिया करता है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये सीखने के हमारा कौन से सिद्धांत से संबंधित है। तो एक बच्चा जो है, जैसे कि एक बच्चे ने जो पास्ट में उसके पास एक कोई कंडीशन आई, पास्ट में कोई प्रॉब्लम आई, उसने उसका सॉल्व किया, फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम उसके पास प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, फिर वो उसी तरीके से क्या कर रहा है, उसका सॉल्व कर रहा है। तो ये जो नियम कहलाएगा वो कौन सा नियम कहलाएगा, हमारा सीखने का सादृश्यता नियम कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, सीखने का सादृश्यता नियम कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो इसमें से जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का जो संकेत नहीं है वो हमारा क्या है, दूसरों के साथ झगड़ना। तो दूसरे के साथ झगड़ना क्या होता है, वो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्यों प्रतिभाशाली, तो प्रतिभाशाली जो बालक होगा वो क्या करेगा, अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है तथा उनका क्या करता है, सहयोग करता है, उनको कोऑपरेट करता है, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ना कि दूसरों के साथ झगड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, कह रहे हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, विशेष यानी कि जिन बच्चों में कुछ भी मतलब कमी है तो उनमें कह रहे हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को डिसेबल है शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो हम अगर कोई बच्चे में कमी है तो क्या हम उनको अलग बैठा कर शिक्षा देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे। तो हमारा क्या है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा कैसे देनी चाहिए, तो उनको जो है देने चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देनी चाहिए। तो देखिए एक तो उसमें कमी है, ठीक है, और अगर हमने उसको अलग बैठाल के शिक्षा दी तो उसके अंदर मतलब और भी ज़्यादा उसे बुरा लगेगा कि मतलब हमारे अंदर कमी है इसलिए हमें क्या कर दिया, मतलब अलग बैठाल दिया। तो मतलब और बच्चों को वहाँ पर, वो बच्चे ठीक हैं तो मतलब उन्हें वहाँ पर बैठाल के शिक्षा दी जा रही है और हमें इस तरीके से शिक्षा दी जा रही है, तो ऐसा करना गलत है। ये हमारा एनसीएफ भी कहता है। तो हमारा एनसीएफ क्या कहता है कि एनसीएफ 2005 भी हमारा यही कहता है कि जो समावेशी शिक्षा, एनसीएफ 2005 कहता है बच्चों को समावेशी शिक्षा दी जाए। कैसी शिक्षा दी जाए, हमारी समावेशी शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा जो होती है वो इस तरीके से शिक्षा दी जाती है कि एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, किसी भी बच्चे से कोई भी मतलब दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है, सभी को बच्चों को सामान्य समझा जाता है और सामान्य बच्चों के साथ ही बैठाल कर उनको शिक्षा दी जाती है, जिससे सभी प्रकार के बच्चों को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहे हैं कि आंकलन को उपयोगी और रोचक, आंकलन के जो होता है वो हमारा होता है असेसमेंट होता है, उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो कैसे सचेत होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के, देखिए शैक्षिक तो वो हो गया जो बच्चे ने एजुकेशन से संबंधित अपने सिलेबस से संबंधित जो भी चीज़ें कर रहा है तो वो शैक्षिक हो गया, ठीक है, उसको याद करना, एग्जाम देना। और सह शैक्षिक हमारी वो चीज़ें हो गई जैसे कि बच्चा जो होता है गेम होता है, ठीक है, पार्टिसिपेट
कर रहा है, गेम खेल रहा है और भी चीज़ें, अदर चीज़ें, जो चीज़ें मतलब अपने सिलेबस से हट कर सीखता है, तो शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। आंकलन को हम चाहते हैं उपयोगी और रोचक बनाने के लिए हम क्या करना चाहिए, बच्चे में जो शैक्षिक हुआ है, ठीक है, जो शैक्षिक तरीके से बच्चे ने किया है और जो सह शैक्षिक तरीके से मतलब क्लासरूम में भी जो सीखा और जो क्लासरूम के जो बाहर चीज़ें सीखता है, जैसे कि मैनर्स सीखता है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सह शैक्षिक में आ जाती हैं। तो इनको जो है इनकी बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीकों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। जो डिसलेक्सिया है वो किससे संबंधित है, तो डिसलेक्सिया जो है वो हमारा पठन विकार से संबंधित है। किससे, पठन विकार से संबंधित है। जैसे देखिए डिसलेक्सिया है तो बच्चा जो है उसमें जो हमारा अक्षर है, ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा सा लिखा है, ठीक है, सा लिखा है और यहीं पे हमारा लिखा है वॉज लिखा है, तो इसमें क्या करता है बच्चा जो है डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो उसमें जो होता है बच्चे जो होते हैं लेटर या फिर अक्षर की पहचान नहीं कर पाता, जिसके कारण उन्हें पाठ्य पुस्तक पढ़ने में क्या होती है, समस्या महसूस होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। बच्चा जब सीख रहा है तो उसकी प्रोसेस में, बच्चे के सीखने के प्रोसेस में जो माता पिता हैं, पेरेंट्स को डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो पेरेंट्स को किस तरीके की भूमिका निभानी चाहिए, तो पेरेंट्स को अग्रोन्मुखी होकर भूमिका निभानी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा जो कर रहा है तो हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं, इससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चे को हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। माता पिता का कार्य क्या है, जो बच्चा कर रहा है उसको यही कहें कि आप अच्छा कर रहे हैं। जहाँ पे देखिए जो बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसके लिए तो अच्छा कहेंगे, ठीक है, आप उससे भी अच्छा कर सकते हैं। अगर कहीं भी बच्चा गलत कर रहा है तो उसको माता पिता उसको भी ठीक करेंगे, उसके लिए भी उसे भी प्रेरित करें, नहीं आप गलत यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन आपको उससे ठीक से करना चाहिए और बच्चों किस तरह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। कह रहे हैं यहाँ पे विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ठीक है। देखिए डेवलपमेंट, जो विकास होता है वो क्या होता है, ना समाप्त होने वाली, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है, ये जो थॉट है वो किससे संबंधित है, तो ये थॉट जो है वो हमारा निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। क्योंकि जो कि विकास जो होता है वो कभी ना समाप्त होता है। देखिए आपने एग्जाम, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वो आज भी दे सकते हैं, ठीक है, आप 6 महीने बाद भी दे सकते हैं, आप साल भर बाद भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जो वृद्धि होती है वो एक समय में रुक जाती है। जैसे कि आपकी हाइट है तो वो क्या होती है, वृद्धि, हाइट है जो भी है आपके, जैसी जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के, तो वो एक बार बढ़ चुके हैं तो वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये नहीं है तो उसमें रोजाना वृद्धि हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है। देखिए वृद्धि जो होती है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है वो हमेशा डेवलप होता रहता है, तो वो कभी समाप्त नहीं होता, उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहे हैं कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था। जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत था उसको किसने बढ़ावा दिया था, तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो था वो जो बढ़ावा दिया था वो किसने दिया था, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया था। किसने दिया था, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया था। तो जो थे वो क्या थे, जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया था। किसको बढ़ावा दिया था, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। कहना है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो कह रहे हैं कि कौन सी स्टेज में, अवस्था में बच्चे जो होते हैं अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो किस में हो जाते हैं, वो हमारे होते हैं किशोर अवस्था में। किस में होते हैं, किशोर अवस्था में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। कह रहे हैं कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। कि बच्चों के बौद्धिक विकास, जो बौद्धिक विकास था या फिर संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं की जो पहचान की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, हमारे पियाजे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, पियाजे के द्वारा की गई थी। इन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी, एक तो संवेदीगामक अवस्था बताई थी, फिर बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं बताई थी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए इसमें मैंने आपके 2011 के जितने भी क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद के कराऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।